नमस्कार, 5 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं चुनावों की खबर से और वो भी उत्तर प्रदेश से। यूपी के धर्मगुरु तौकीर रजा खान कई विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर आई तो बीजेपी ने तीखे सवाल उठाए। कहा कि जो आदमी देश का नक्शा बदलने की बात करता है, सपा और कांग्रेस उनका साथ दे रही हैं। आज उनसे बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के तौकीर रजा सर हमारे साथ में हैं। तौकीर सर, आपका बयान आया कि जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया, उन्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। एक धर्मगुरु और एक इतने प्रतिष्ठित हजरत बरेली शरीफ से जुड़े हुए शख्स का ये कहना आपको नहीं लगता है कि हेट स्पीच के दायरे में है? नहीं, हेट स्पीच के दायरे में मैं ये कहता हूँ कि इसको आधा काट के दिखाया गया है। अच्छा, आधा काट के, और आधा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे नौजवान हमने कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। हम लड़ना नहीं चाहते और आपकी अगर हमारे खून से प्यास बुझती है तो हम तैयार हैं मरने के लिए। कोरोना पीरियड चल रहा है, हम 20 लाख एक बार में नहीं दे सकते। 20,000 करके मैंने इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड में 20,000 नौजवान सर पे कफन बांध के बुलाए और मैंने ऐलान किया कि आइए। एक हफ्ता पहले ऐलान किया था कि 20,000 नौजवान कत्ल होने के लिए आएंगे, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। आप चाहे अपनी पुलिस से हमें मरवा दो या अपने आतंकवादियों से हमें मरवा दो, हम मरने को तैयार हैं अपने देश की एकता और अखंडता के लिए, अपने देश में शांति बहाल रखने के लिए। हमारे नौजवान अपना खून देने को तैयार है और अगर लड़ने का ही शौक है तो लड़ाई हमारे खून में है, हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। हमारे साथ अगर लड़ना है तो हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर। ये काट दिया। अच्छा, हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर। भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें कैलाश मानसरोवर आज़ाद करके नहीं दिया। हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी है और ताकत भी है कि हम चीन से मुकाबला करके कैलाश मानसरोवर फतेह करके हम अपने हिंदू भाइयों को तोहफे में देने को तैयार हैं। हम देश का नक्शा बदलने की शक्ति रखते हैं। हमारे साथ चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हम पाकिस्तान को फतेह करके हिंदुस्तान में शामिल करने की शक्ति रखते हैं। यह है मेरा पूरा बयान। अगर इसमें मैंने कहीं हेट स्पीच है, ये अगर कहीं मैंने भड़काने की बात की है, अगर कहीं नफरत फैलाने की, जो जब मैं मरने के लिए सर पे कफन बांध के मैं खुद भी गया था और मेरे नौजवान भी गए थे और हाथ बांध के हमने कहा था कि हाथ बांधेंगे, अगर तुम हमें कत्ल करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। ये बताइए कि जिस शख्स ने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों के साथ ये करो वो करो, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, वो उसकी जेल जाने की नौबत है। एक शख्स उसमें से जेल चला गया जो उस वक्त वहां पर था। तमाम सारे हिंदू लोगों ने उनका विरोध किया, सोशल मीडिया पर खुद से उन्होंने विरोध किया। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि उनके बयान का आप रिएक्शन यहाँ पर बरेली में दें और इतने नौजवानों को इकट्ठा करें और आप फिर वहां कहें कि बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं उन तमाम लोगों का, उसमें कितने डीजीपी हैं जिन्होंने उसका विरोध किया, आर्मी जनरल हैं और 5 आर्मी जनरल उन्होंने उसका विरोध किया, और कितने हिंदू संगठन, कितने हिंदू वकील हजरात, मैं उन सबका एहसानमंद हूँ। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई लेकिन उनकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं गई। हुकूमत ने उनके खिलाफ न मुकदमा कायम किया न उन्हें गिरफ्तार किया। नहीं, मुकदमा कायम हो चुका है। बाद में हुआ है मेरे प्रोग्राम के बाद। आप जरा गौर कीजिए, मेरे प्रोग्राम के बाद हुआ है। उससे पहले ना मुकदमा कायम हुआ ना उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सर, क्या जरूरी है कि हेट स्पीच का मुकाबला हेट स्पीच से दिया जाए? तो मेरी स्पीच आप सुन तो लो एक बार। अगर उसमें कहीं आपको हेट लगता है तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूँ। मैं अपने देश में आपका चाहता हूँ। सर, आपका उस दिन कितना मिनट का भाषण था? मेरा तकरीबन शायद आधे घंटे का रहा होगा, 35 मिनट का। आपने आधे घंटे का भाषण दिया बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में और उसमें से 1 मिनट का ये भाषण चला है। आप कह रहे हैं कि अगर उसमें से कुछ गलत हुआ तो आप माफी मांगने को तैयार हैं।
उसमें अगर एक भी लफ्ज गलत है, मैं बिल्कुल पूरे देश से माफी मांगने को तैयार हूं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, किसी भी हालत में फसाद नहीं चाहता। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि किसी भी दौर में हमने तो हिंदू माइथोलॉजी भी थोड़ी सी पढ़ी है, समझी है। किसी भी दौर में हिंदू मुसलमानों की जंग नहीं हुई है। ये जो धर्मगुरु लोग अपने नौजवानों को गोडसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चंद धर्मगुरु, जी ये बताएं, क्या रावण मुसलमान था जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई हुई? क्या कंस मुसलमान था? क्या कौरव मुसलमान थे? तो किसी भी दौर में हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हुई है। इसके बावजूद तुम अपने नौजवानों को हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो सिखा रहे हो, तो ये तुम अपने देश के साथ अन्याय कर। संबित पात्रा ने कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसी 1 मिनट के स्पीच को चलाया जिसमें आप ये सारी बातें बोल रहे थे। अब आपका कहना है संदर्भ दूसरे है और आपका वो मतलब नहीं था कहने का। नहीं, मेरा तो देखिए ऐसा है, इनको तो विरोध करना ही है, क्योंकि संबित पात्रा, मैं बड़ा समझदार आदमी समझता था उन्हें, और मैं ये समझता था कि किसी भी विषय पर बोलने के लिए उसको समझते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश मेरे नाम से, और उन्हें तकलीफ इस बात की है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा रहा हूं। अगर मेरी पार्टी चुनाव लड़ती तो उनकी पार्टी को कुछ फायदा हो जाता। और अब मैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, उनको अंदाजा है कि मैंने कांग्रेस का 2009 में समर्थन किया था, सरकार बनी थी। उन्हें अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है। इस वजह से उन्हें तो विरोध करना ही है, और मेरी हर अच्छी बात और किसी भी अच्छी बात को वो कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं, वो बुराई के समर्थक है। आप आला हजरत बरेली शरीफ से जुड़े हैं, मौलाना हैं आप कैसे मुसलमानों का ठेका ले सकते हैं कि आप मुसलमानों से अपील करें कि आप कांग्रेस को ही वोट करें, सपा को न दें आप वोट? ये कैसे, आप सारे मुसलमानों की कैसे ठेकेदारी आप? नहीं, मैं ठेकेदारी की बात नहीं करता हूँ। मेरे लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, और मेरे लोग ये जानते हैं कि मैं सत्ता के लिए या किसी लालच के लिए नहीं काम करता हूँ। मेरे लोग मुझसे मेरी बात को सुनते हैं और ये जानते हैं कि ये जो कहता है वो ईमानदारी की बात होती है, ये बेईमान नहीं है। इसलिए मैं अपने लोगों से जो, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने प्रदेश के तमाम हिंदू मुसलमानों की एकता चाहता हूं, और तमाम हिंदू मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूं कि तमाम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को इन मनहूसों से बचाएं और अखिलेश यादव जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की सरकार ना बनने दें। कांग्रेस हमारे पास वाहिद रास्ता है, कांग्रेस का समर्थन इस वक्त हम लोगों की जिम्मेदारी है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, लेकिन हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ना तो कोई हिंदू धर्मगुरु और ना ही कोई मुस्लिम धर्मगुरु हेट स्पीच के सहारे सियासत को करे। हेट स्पीच हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरा मानना यह है कि जो भड़काऊ भाषण देता है, भड़काने की बात करता है, दंगे की बात करता है, अगर हिंदू है तो वो हिंदुओं का दुश्मन है, और अगर मुसलमान ये काम करता है तो वो मुसलमानों का सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस से बड़ा दुश्मन मैं उसे मानता हूं जो मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की बात करता है। बीजेपी अपने सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये बयान दिया है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जेपी नड्डा ने कहा कि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों पर सहमति हो चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई जिसमें सीटों पर सहमति हो गई है। इनके साथ हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है, और
लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। तो आप सुन रहे थे अनुप्रिया पटेल को, जो कि अपना पार्टी की नेता हैं और वो केंद्र में सरकार में भी भागीदार रही हैं। इसके अलावा निषाद समाज की पार्टी से भी गठबंधन की बात आई है। ये आपको बता दें कि निषाद समाज जो है वो करीब 5% है उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर कुछ जातियों में वहाँ इस पार्टी का काफी प्रभाव है। इसके अलावा कई जितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन बीजेपी का रहा है, वो कह रही है कि एनडीए जो है वो अपने गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आप पार्टी माफ कीजिएगा, अपना दल और इसके अलावा निषाद पार्टी के साथ ये जो गठबंधन की बात कही है जो जारी रहेगा, इसमें सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय हो गया है? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी बातचीत चल रही है। संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, वो उन्होंने 15 से 16 सीटें बीजेपी से मांगी थी, जिसको लेकर के बातचीत लगातार जारी है। अनुप्रिया पटेल अपना दल कुर्मी वोट बैंक है, उसमें वर्चस्व है इनका। इनके अनुप्रिया पटेल के 2 विधायक चौधरी अमर सिंह और डॉक्टर वर्मा, ये दोनों विधायक अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेन नहीं कर पा रही हैं, बीजेपी पे दबाव बना रही है कि आप अपने विधायकों को नहीं रोक पाई। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ में है, उनका गठबंधन। तो संजय निषाद जो कि मल्लाह वोट उत्तर प्रदेश में लगभग 4.8% हैं, उसको ध्यान में रख करके बीजेपी की एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक जोड़ने की बीजेपी की अपनी एक रणनीति है, उसमें ये फिट बैठते हैं। संजय निषाद बहुत हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। अभी इनको एमएलसी बनाया गया है। इनके बेटे अभी इस समय सांसद है, संत कबीर नगर से बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और निषाद पार्टी अखिलेश यादव से भी मिली, लेकिन अंत में लग रहा था कि गठबंधन टूटेगा, लेकिन अमित शाह के इंटरवेंशन के बाद संजय निषाद साथ आ गए हैं। तो अभी बीजेपी खुल करके ये नहीं बता रही है कि कितनी सीटें वो निषाद पार्टी और अपना दल को देगी, लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर संदेश दे दिया गया है कि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल उनके साथ में। देखिए, संजय निषाद मल्ला वोट बैंक की बात कर रहे हैं, तो उनके वोट काटने के समाजवादी पार्टी के पास भी कुछ बड़े जो है निषाद नेता हैं। आप बात करें जो फूलन देवी की बहन है, छोटी बहन है, वो भी मल्ला समाज से आती हैं, वो समाजवादी पार्टी में है, वो लगातार बुंदेलखंड में कैंपेन कर रही हैं। उधर जो मुकेश साहनी है, वीआईपी पार्टी, वो भी निषाद हैं, बिहार में सरकार में साथ में हैं वो बीजेपी के, लेकिन वो यूपी में अलग लड़ रहे हैं चुनाव। वो कह रहे हैं 165 सीटों में वो चुनाव उतारेंगे, जो कि बीजेपी का निषाद वोट काटने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर पर करवा रही है संजय निषाद से, ताकि मल्लाह वोटों में ये संदेश जाए कि संजय निषाद को प्रॉपर अच्छा सम्मान दिया जा रहा है। तो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन अभी बीजेपी खुल के नहीं बता रही है कि अपना दल को और संजय निषाद को कितनी सीटें बीजेपी देने वाली है। संजय निषाद 15 से 16 सीटें मांग रहे हैं बीजेपी से। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से ही जुड़ी हुई। कल पता चला कि
योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव लड़ेंगे और अब खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव में उतरने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर वो चुनाव लड़े तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर ही लड़ेंगे। आज सुबह ही ये खबरें आई हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। लेकिन परिवार में कुछ और भी दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव की बहू और उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्हें दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। उधर अपर्णा यादव को अखिलेश यादव ने बधाई दी है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आम आदमी पार्टी ने गोवा में पेशे से वकील और समाज सेवा करने वाले अमित पालेकर को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में इसका ऐलान किया। अमित पालेकर भंडारी समाज से आते हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में भंडारी समाज के 35 से 40% लोग हैं, लेकिन गोवा की आजादी के बाद से ही इस समाज का एक ही मुख्यमंत्री बना है, और वो भी सिर्फ 2.5 साल के लिए। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया? फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे अमित पालेकर से बात की है हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे गोवा के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, जिसकी घोषणा अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी ने की है, अमित पालेकर साहब से। आपको बता दूं, पालेकर साहब लॉयर टर्न पॉलिटिशियन है, और इनकी सबसे बड़ी भूमिका हाल में रही कि ओल्ड गोवा को बचाने के लिए, वहां पर हेरिटेज बिल्डिंग को बचाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी। 5 दिनों की वो भूख हड़ताल थी, और उसके बाद अपने इस आंदोलन में वो सफल हुए थे। पालेकर साहब, आपका एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो घोषणा की गई है उसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि
गोवा का ये चुनाव मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट के रूप में इस बार देखा जा रहा है। परंपरागत रूप से केवल 2 पार्टियां होती थी। परंपरा तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज गोवा का वोटर जान चुका है कि इन परंपराओं में फंस के ही गोवा का आज जो हालत खराब हो चुका है वो हो चुका है। आज जो करप्ट सरकार बनी है वो मिलीजुली सरकार रही है हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की, और जबकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को जिताया था ज्यादा नंबर से, उस टाइम पे भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी। जोड़ तोड़ का जो वहां उस टाइम पे चल रहा था वही चलते आ रहा है। उसके बाद में जो कांग्रेस से जीत के आए वो भी चले गए थे कांग्रेस बीजेपी में, और यही जोड़ तोड़ का राजकारण जो चलता था, जो इलेक्शन इन प्रोसेस जो चलता था, वो आज हम इलेक्शन से पहले भी देख रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग जो चल रही है गोवा में वो आज हम पहले से ही देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आज विकल्प करके निकल आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के रूप में आपको दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को जो यहाँ पर प्यार मिल रहा है, जितना सपोर्ट मिल रहा है, एक परिवर्तन बन के आज आम आदमी पार्टी के रूप में आपको एक गोवा में नया पार्टी दिख रहा है, नए चेहरे दिख रहे हैं, नई उम्मीद दिख रही है। गोवा बदनाम रहा है जो आपने कहा तोड़फोड़ की राजनीति के लिए, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरह कांग्रेस जीती थी, पिछले बार बीजेपी की सरकार बनी, पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। तो इन 4 सालों में क्या ऐसा बदल गया है जो कि लोग आप पर विश्वास करें? बहुत कुछ बदला है इन 5 सालों में। जो 2017 और 2000 अब ये चुनाव देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने उस टाइम पे जो इलेक्शन लड़े थे और आज में बहुत सारा फर्क है। 5 साल आम आदमी पार्टी ने बहुत जम के काम करा, डट के काम करा, कैडर बिल्ड करा, लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों का विश्वास पाया, और ये राजनीति आज उसका फल हमें दिख रहा है। आज जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी को जितना यहाँ पे प्यार और जो सपोर्ट और भरोसा मिल रहा है वो पूरे 5 साल का काम है। और आप देखोगे कि जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति में जो सरकार गोवा जो दब चुका है वो उससे बाहर आना चाहता है। वो चाहता है कि आज कोई ऐसी सरकार आए जो करप्शन फ्री हो, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, और वो विश्वास आज उनको आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। और इसीलिए हम भी, जैसे हमारा भी जो जर्नी रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से ही यही रहा है। हम उनके कार्यकर्ता भी रहे, हमारा जो परिवार था उनके साथ में भी जुड़े हुए थे, लेकिन हमने देखा कि पिछले 10, 15, 20 सालों में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। उल्टा करप्शन इस स्टेज पे पहुंच गया कि आज पूरी जनता जो गोवा की है वो उब चुकी है। आज कोई ऐसा स्कैम नहीं है जो बचा नहीं है गोवा में करने के लिए, जो सरकार ने नहीं करा, जो बीजेपी ने नहीं करा। और उसके लिए आज पूरी जो जनता आज चाहती है कि कोई ऐसा सरकार आए, कोई ऐसी सरकार आए जो आज उन्हें विश्वास में लेके काम कर सके, जहाँ करप्शन ना हो। लेकिन जो रूट कॉज आज गोवा की राजनीति को खराब करने का जो रूट कॉज है वो है करप्शन, और वो अगर हट जाता है तो गोवा का विकास आगे बढ़ने से और गोवा को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अमित साहब, एक नया प्लेयर भी है इस बार गोवा के चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस, और उसने इस चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। एक तरफ शिवसेना और एनसीपी भी आज वहां पर चुनाव मैदान में है, तो ये मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो गया। टीएमसी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल नहीं है, ये रॉन्ग नोशन है, एक रॉन्ग परसेप्शन जो आज लोगों के मन में आ गया कि टीएमसी कल 2 महीने पहले आके ये कर देगी। नहीं, ये पैसों से इलेक्शन जीते नहीं जाते हैं, इतना आज जनता जान चुकी है। एक विकल्प, मैं वापस आपको यही कहता हूं और मैं रिएटरेट करता हूं कि आम आदमी पार्टी के रूप में जो विकल्प आज दिख रहा है लोगों को, एक ऑल्टरनेटिव जो दिख रहा है कि यही है पार्टी जो एक सही सरकार दे सकती है गोवा को, उसको रोकने के लिए ये छोटी मोटी या बड़ी पार्टियां जो बाहर से आई है और कल और आजकल की बातें कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गोवा की जनता जानती है कि ये आज आएंगे कल चले जाएंगे। जो पार्टी 5 साल से यहाँ पे काम में जुटी हुई है, काम में लगी हुई है, जिसने अपना कार्डर और लोग बिल्ड करे हैं, वही पार्टी है जो ऑल्टरनेटिव है ये करप्ट फोर्सेस को डिफीट करने के लिए। लेकिन पालेकर साहब, कल जो वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद जो ममता बनर्जी का कद ऊंचा हुआ है, जिस ढंग से उन्होंने बीजेपी को हराया है वहां पे वेस्ट बंगाल में, आपको नहीं लगता कि जनता उनके तरफ भी आकर्षित होगी? बिल्कुल नहीं है। गोवा का जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। पूरी देश की राजनीति एक तरफ और गोवा की राजनीति अलग है। आप करप्शन का भी देखोगे, आप गोवा के डिफेक्शंस का भी देखोगे, तो मेरे ख्याल से जो गोवा के राजनीति नेता जो है उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिक्स खेली है, उससे मेरे ख्याल से एक बुक लिखा जा सकता है कि डिफेक्शंस कैसे करे। तो गोवा की राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग है। गोवा का जो हर एक व्यक्ति है सोचता है, समझदार है, और वो सोच के वोट करता है, और वो इस पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसने अलग तरीके का जो पॉलिटिक्स
करिए पूरे वेस्ट बंगाल में भी और कहीं और भी। आम आदमी पार्टी जो है वो अपोजिशन की पार्टी के तौर पे आई, लेकिन आधे से ज्यादा विधायक टूट के चले गए कांग्रेस में पंजाब में। मैं आपको एक चीज कहता हूं, सरकार बनाने के लिए नहीं चले गए हम। एक बात आपको, हम किसी को लेंगे भी नहीं उस तरीके से कि ये डिफेक्शंस हम एनहांस कर सके। मैं आज आम आदमी पार्टी का लीडर कह के एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि वी नीड स्ट्रॉन्गर एंटी डिफेक्शन लॉज। जो जितने स्ट्रॉन्ग एंटी डिफेक्शन लॉज बनते जाएंगे, भारत की गोवा की नहीं पूरे भारत की राजनीति मेरे ख्याल से उतनी सही तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और उससे देश का विकास होगा। एक अंतिम का सवाल है, गोवा के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे प्रायोरिटी हम सुनते हैं कि वहाँ पे कैसीनोज बहुत ज़्यादा खुल गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हर चीज़ का वहाँ पे गोवन हर चीज़ का विरोध करते हैं। कोई भी डेवलपमेंट की बात करो तो पहले वहाँ पे एजिटेशन होता है। इन सब चीज़ों पर आपके क्या विचार हैं? जब कोई भी राजकीय पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या गवर्नमेंट हो, वो जो लोगों का विश्वास खो देती है तो ये चीज उभर के सामने आती है। पहले तो कम्युनिकेशन करना है, हर एक के साथ में कम्युनिकेशन जोड़ना है, आपने विश्वास में लेना है लोगों को। अगर आप लोगों को विश्वास में लेते हैं, वो क्यों हर एक चीज का ऑब्जेक्शन लाएंगे? उनको बता देना चाहिए कि भाई आपके डेवलपमेंट के लिए है, इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे आपके क्या फायदे होंगे। जब हम कम्युनिकेशन लाइन बंद कर देते हैं लोगों के साथ में तो सरकार विश्वास खो देती है। पालेकर साहब, आप क्या सांता क्रूज से लड़ेंगे? हम सांता क्रूज से लड़ेंगे। पहले मम्मी लड़ती थी वहां से। दूसरा, क्या आप जो पर्रिकर साहब के लड़के के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? हमने कहा है कि अगर उन्हें इच्छा है, उन्हें चाह है तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। हमारे जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उन्होंने कह भी दिया है कि अगर वो आते हैं तो हम उनको हमारी तरफ से लड़वाने के लिए तैयार है। हम पर्रिकर जी का आदर करते आ रहे हैं। आज उनकी पार्टी उनकी बेटे का आदर नहीं कर रही है। ये बहुत बुरा है गोवा के लिए। गोवा के जो टॉलेस्ट लीडर थे उनके लिए, उनके पास मैं इससे आगे कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हम आदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारी पार्टी में। अमित पालेकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इस बीच उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नाम हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस सूची में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं है। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कुचलने के आरोप में उनका बेटा अभी सलाखों के पीछे है। तो 5 की बात में इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।